स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो आपका अपना स्वरूप है। यू आर दी स्पिरिट। और जब आप खुद एक स्पिरिट हैं और जब आप उस चीज़ को एज अ विटनेस काम कर रहे हैं तो आप कभी उस चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे जो इल्यूजन्स हैं। लोगों को नॉन एक्सेप्टेंस के कारण दुख हो रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी को नहीं एक्सेप्ट करते तो हमें गुस्सा आता है। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते तो हमें फ्रस्ट्रेशन होती है। जब हम बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे होते तो हमको जेलसी होती है। तो ये सारे बिहेवियर्स इतने ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं। तो वो उनको बताते हैं कि देखो, स्पिरिचुअलिटी आपको इन सब इमोशन से परे करती है। आप जब तक किसी को कुछ दे सकते हैं तभी तक लोग आपसे बात करते हैं, लोग आपको प्यार करते हैं। यदि आप उनको कुछ देने के लायक ही नहीं बचे तो उस टाइम पर लोग आपसे अपने आप ही जो है ना कटना शुरू हो जाते हैं। और यदि हम वाई मी पूछना ही है तो वाई मी फॉर ब्लेसिंग्स क्यों ना पूछें? वाई मी एक कंप्लेन के रूप में हम क्यों पूछें? कोई एक इंस्टेंस हमारी लाइफ में जिसने हमको बहुत ज़्यादा नीचे, हमको फीलिंग आई कि हम बहुत नीचे गिर गए, शायद ये वही इंस्टेंस है जो आपको बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाने वाला है। बिकॉज आप इवॉल्व तभी करेंगे जब आप उस डिसरिस्पेक्ट को झेलेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत सुस्वागत हमारे इस शो में जिसका नाम है मेरी कलम। दोस्तों, कलम की ताकत से हम सभी परिचित हैं और इसीलिए हम अपने इस शो में कई लेखकों और लेखिकाओं को आपके सामने लाते हैं। आज जो लेखिका हमारे साथ जुड़ रही हैं उनका नाम है डॉक्टर प्रीति, जिनकी किताब ट्रिस्ट विद डिविनिटी के बारे में हम जानेंगे। डॉक्टर प्रीति बत्रा पेशे से एक लेक्चरर हैं और साथ ही साथ वो एक पैशनेट मैनिफेस्टेशन कोच भी हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर प्रीति से, उनके बारे में जानते हैं और उनकी इस किताब के बारे में जानते हैं। डॉक्टर प्रीति, आपका स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है मेरी कलम। तो प्रीति जी, आपने ये किताब लिखी ट्रस्ट विद डिविनिटी। तो सबसे पहला मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगी कि ये किताब लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? दरअसल हुआ ये था काजल जी कि जब न्यूज़ वगैरह में मैं सुना करती थी कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो एक मटेरियल लाइफ को जो है ना अपना के बैठे हुए हैं। एंड सभी के साथ में ये एक सिचुएशन आती है कि जिस टाइम पर एक डिटैचमेंट यानी कि अपनी विल लिखनी होती है। तो मेरे दिमाग में था कि यार कैसे वो अपनी विल लिखते होंगे, कैसे उन सारी मटेरियल जो पोजेशंस हैं उनके, जो इतने सालों से उन लोगों ने अपने लिए बनाया, उससे खुद को डिटैच करना कितना मुश्किल रहता होगा उनके लिए। बस यही थॉट सोच के और दिमाग में आया कि यार अगर उनकी लाइफ में हम घुस पाएँ और सोच पाएँ कि यार वो किस तरीके से अपने आप को डिटैच करेंगे और फिर अपनी विल लिखेंगे तो वो उनकी जर्नी कैसे होगी। बस यही सोचकर दिमाग में आया कि यार इसको जो है ना हम एक उसमें डालते हैं, फिक्शन नॉवल टाइप क्रिएट करते हैं। एंड दैट वाज द रीज़न ऑफ ट्रस्ट विद डिविनिटी। जी, तो ये आप बताएं कि ट्रस्ट से हम क्या समझें, हमारे दर्शक क्या समझें? ट्रस्ट इज़ बेसिकली रोमांस। अच्छा। तो डिविनिटी से आपका रोमांस कैसे हो सकता है? एक्चुअली इस बुक में वही बताया हुआ है कि सोल की जो जर्नी है वो एक ऐसी जर्नी है कि जिसको वो सोल खुद भी नहीं जानती कि कहाँ से किस लेवल तक पहुँचेगी। और जब वो उस जर्नी को शुरू करते हैं तो शुरुआत के टाइम पे उनको ये लगता है कि यार हम तो एक बचपन में उस टाइम पे उन इमोशनल अपीवल्स में ही फंस के रह गए हैं। यानी कि हम अपने उन इमोशंस को, जो कि अगर सपोज आपके पेरेंट्स ने एक बार बोल दिया कि यार रुक जाओ अभी हम आपसे बात करते हैं, तो बच्चे के दिमाग में आ जाता है कि शायद मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते, और हम उस इमोशन को लेके सारी उम्र जी जाते हैं। तो जब हम उन इमोशनल अपहीवल्स में से बाहर निकलते हैं उस टाइम पर आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है आपकी डिविनिटी के साथ में वो रोमांस करना, क्योंकि आपको डिवाइन इमोशंस ही बताते हैं कि एक्चुअली आप उस इमोशनल अपहीवल को कैसे रेगुलेट कर सकते हो। आई वुड नॉट से कंट्रोल करेंगे तो मतलब ये तो ऐसे ना, अगर छोटे बच्चे को हम कंट्रोल करने जाएंगे तो वो जो छोटा बच्चा है वो तो जिद पे आ जाएगा। अभी जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो भी तो छोटा बच्चा ही है। मतलब जब हम 7 साल के थे तब हमने सीखे सभी इमोशंस।
अब उस बच्चे को हम कंट्रोल करने जाएंगे तो वो जिद पे आएगा। तो उस वजह से जब हम उसके साथ रोमांस उसको सिखाएंगे कि भाई प्यार क्या होता है, जब वो छोटे बच्चे से वो प्यार की भाषा में हम बात करेंगे, वो जो रोमांस है, जब एक सोल को अपनी डिवाइन पावर्स के साथ में होता है, वो है ट्रस्ट। तो जब डिविनिटी के साथ में वो रोमांटिक रिलेशनशिप, जो आप रोमांटिसिज्म की जिसमें हम बात करते हैं, वो आप क्रिएट कर पाते हैं, तो नेचुरल तरीके से आपका जो ट्रांजिशन है फ्रॉम मटीरियलिस्टिक लाइफ टू स्पिरिचुअल लाइफ बहुत आसान हो जाता है। तो ये स्टोरी भी उसी के बारे में। जी, आपकी कहानी के मुख्य पात्र रजत लाल जी हैं, अगर मैं सही बता रही हूँ तो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं काजल जी आप। और रजत लाल जी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और वो मुझे ओपनिंग सीन याद आ रहा है जिसमें उनके घर में एक बड़ी पार्टी है, उनके 2 बेटे, उनकी बहुएं, उनकी बेटी, उनके दामाद, और एक जैसे पेज 3 की गैदरिंग होती है, उसी तरह से मीडिया भी है, सब वेट कर रहे हैं रजत लाल जी के लिए। और इसी मोमेंट पर वो एक हादसा होता है, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल। तो ये एक इनकी एक प्रोडक्ट लॉन्च पार्टी है जहाँ पर ये एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले थे, और गैदरिंग वाकई एक सेलिब्रिटी का गैदरिंग थी। ऐसी गैदरिंग में आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं और ऑल ऑफ अ सडन आपको एक यू जस्ट गेट कोलैप्स्ड। वहीं पर ही मतलब आप बेहोश हो रहे हैं और आपको पैरालिटिक अटैक आ रहा है और मीडिया उसको कवर कर रही है। जस्ट इमेजिन, एक इतनी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली के लिए एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था कि पूरे के पूरे देश की मीडिया उनको कवर कर रही है। एंड वाइल कवरिंग दैट पर्सन, जो कि एक इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा अचीवमेंट्स देखे हैं, अवार्ड्स देखे हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में हर चीज़ को बहुत आसानी से उपलब्धि उनको हासिल हुई है। और वो उस स्टेज पर मीडिया में जिस टाइम पे उनके साथ वो हादसा होता है और पैरालिसिस में आते हैं या उस अटैक को जो है ना वो फेस करते हैं, तो उनकी क्या फीलिंग रही होगी, क्योंकि उस टाइम पे तो वो बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं। बट उस सिचुएशन को बाद में देखना और उस पास्ट एक्सपीरियंस को बार बार उनके लिए जीना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। 9 months वो जो है ना उसके बाद में उस सिचुएशन में रहते हैं, और जब वो बेड पर होते हैं तो उनकी बार बार वो सोचते हैं कि उस टाइम पे ऐसा क्यों हुआ और उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो ये एक हादसा था। तो इसमें आप वाई मी का जो क्वेश्चन आता है इंसान के मन में, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो रजत लाल जी अपनी कुछ इंट्रोस्पेक्ट करते हैं इस पॉइंट पर? बिल्कुल, बहुत पेनफुल जर्नी है इनकी, जो 9 months की जर्नी है, बिकॉज अभी तक जो पूरी मीडिया, उनके बच्चे, मीडिया आए में रह रहे हैं वो। बिल्कुल 100%। उनके बच्चे, उनके आसपास घूमने वाले लोग, उनके सराउंडिंग में जितने भी, उनका जो इतना बड़ा, जिन लोगों को उन्होंने समझा कि ये मेरे अपने हैं, वो सभी उनसे दूर होते चले गए। क्यों? क्योंकि अब वो किसी को कुछ दे नहीं सकते। तो ये एक बहुत ही, कह सकते हैं, आयरनिकल सिचुएशन है हमारे वर्ल्ड की, मटेरियल वर्ल्ड की, कि आप जब तक किसी को कुछ दे सकते हैं तभी तक लोग आपसे बात करते हैं, लोग आपको प्यार करते हैं, सो कॉल प्यार। और यदि आप उनको कुछ देने के लायक ही नहीं बचे तो उस टाइम पर लोग आपसे अपने आप ही जो है ना कटना शुरू हो जाते हैं। और यही यहाँ पर वो फील करते हैं उस 9 months की जर्नी में। बार बार उनको एक कुछ ऐसे ड्रीम्स आ रहे होते हैं। जी, मैं आने वाली थी आपसे ड्रीम्स के क्वेश्चन पर, कि वो जो आपने बड़े क्लियरली आपने उन ड्रीम्स को मेंशन किए, वो चेन्स में हैं, वो फ्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इन ड्रीम्स का क्या सिग्निफिकेंस है? बिल्कुल, तो होता ही है कि वो जो चेन्स हैं, जो बंधन हैं, उनसे उन्होंने अपने पैर बांधे हुए हैं, वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। वो एक डार्क रूम में खड़े हैं, सामने से विंडोज ओपन है, लाइट्स आ रही है, सब कुछ दिख रहा है, फिर भी एक बॉन्डेज। हाथ खुले हैं मगर फिर भी नहीं खोल पा रहे हैं। तो ये उनके लिए भी बड़ा ही हैरान कर देने वाला वाकया था, एक ड्रीम था कि उन्होंने सोचा कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे हाथ खुले हुए हैं फिर भी मैं अपने जो बॉन्डेजेस हैं, अपने जो चेन्स हैं, उनको तोड़ नहीं पा रहा।
ऐसा क्यों? तो बहुत टाइम तक जो है ना वो उस ड्रीम के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन क्योंकि वो हिल नहीं पाते, उठ नहीं पाते, खाना खा नहीं पाते, आज की डेट में इतने लाचार हैं कि सारे काम जो है उनको कोई नर्स या अटेंडेंट करवा रहा है, तो वो बस वहाँ पर ये सोचते हैं कि शायद यही बॉन्डेजेस होंगी, बट तब तक वो रियलाइज़ नहीं कर पाते कि कुछ और था। तो क्या हम ड्रीम्स को समझें, ड्रीम्स के बारे में हम क्या कर सकते हैं, मतलब कैसे हम उसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं? क्या कुछ मैसेजेस होते हैं ये? बिल्कुल, 100% होते हैं। हमारी लाइफ में कोई भी इंस्टेंस जो हमको लगता है हमारी मर्ज़ी के बगैर आया है, जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा व्हाई मी? यदि हम ये पूछ लें व्हाई नॉट मी? और यदि हम व्हाई मी पूछना ही है, तो व्हाई मी फॉर ब्लेसिंग्स क्यों ना पूछें? व्हाई मी एक कंप्लेन के रूप में हम क्यों पूछें? तो जब उस ब्लेसिंग के रूप में हम एक इंस्टेंस को देखते हैं कि कोई एक इंस्टेंस हमारी लाइफ में जिसने हमको बहुत ज़्यादा नीचे, हमको फीलिंग आई कि हम बहुत नीचे गिर गए, शायद ये वही इंस्टेंस है जो आपको बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाने वाला है, बिकॉज आप इवॉल्व तभी करेंगे जब आप उस डिसरिस्पेक्ट को झेलेंगे, फेस करेंगे। क्योंकि यदि आपको लाइफ में रिस्पेक्ट मिलता रहा तो फिर तो आप कभी भी इवॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमेशा आपको यही लगेगा कि यार लाइफ तो बहुत ही कूल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जब कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती है एंड व्हेन यू आर लिविंग दैट काइंड ऑफ लाइफ, आप खुद भी उसमें इतना मोनोटनस तरीके की लाइफ को खुद भी नहीं जीना चाहेंगे। मतलब आपको लगेगा सब कुछ कूल है। आप खुद सोचिए ना, आप मूवी देखने क्यों जाते हो? जब आप मूवी देखने जाते हो तो उसमें बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों वो डालते हैं? एक स्ट्रेट लाइफ हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइफ हो, कोई टेंशन नहीं है ज़िंदगी में, बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर आ रहे हो, फिर आपकी शादी हो जाती है, फिर आपके बच्चे जाते हैं, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल स्मूथ चलता जा रहा है, और फिर आप मर जाते हैं। ऐसी लाइफ पसंद कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में जब इस ह्यूमन बॉडी में आया हूँ या आई हूँ, तो मुझे अगले बर्थ में इससे नेक्स्ट लेवल पे जाना है। या इवन आज भी यदि आप किसी भी मोड पर हैं, आप हमेशा टॉप नॉच लेवल पे जाना चाहेंगे। तो टॉप नॉच लेवल पे जाने के लिए तो आपकी लाइफ में क्योस आएगा, वो क्योस बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। तो बस वही क्योटिक सिचुएशन थे ये 9 मंथ्स, कि जिन्होंने रजत लाल को ये एहसास दिलवाया कि यार एक्चुअली रिलेशनशिप्स में तो मैंने कभी टाइम दिया ही नहीं, हमेशा टाइम दिया पैसे को, पैसे से अपने रिलेशनशिप को जो है ना बहुत मजबूत कर लिया, मगर बच्चों से अपने रिलेशनशिप को मैं गवा बैठा। ये उनकी रियलाइजेशन रही। मेरा सवाल आपसे था कि हम ड्रीम्स के फिनोमेना को किस तरह से और गहराई से समझ सकते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ उसको डिकोड करने का हमें कुछ बताएंगे? ड्रीम्स हो या लाइफ का कोई भी इंस्टेंस हो, आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा इंस्टेंस ड्रीम्स समेत आपको कोई ना कोई मैसेज देगा। लेकिन मैं इसलिए ड्रीम्स के सीक्वेंस को ज़्यादा नहीं टच कर रही थी बिकॉज इट्स अ वेरी डीप सब्जेक्ट। हाँ। और अगर हम उसको 2-5 मिनट में बताना भी चाहेंगे ना, तो इस सीक्वेंस के अंदर लोग कुछ गलत चीज़ें इन्फर कर लेंगे। अच्छा। बिकॉज ऐसा रहता है ना कि हम एक इमोशनल लाइफ जी रहे होते हैं। हमारे दिन भर के इमोशंस जो हैं, कई बार हम कुछ ऐसी ऊट पटांग चीज़ें देख लेते हैं टीवी पे, मीडिया में, कि जिसमें जो है एक्सीडेंट्स देख लिए और कहीं गलती से इस टाइप के कोई ड्रीम्स आ गए और आप अपना मीनिंग इन्फर करके बैठ गए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर वो एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट करेगा। सो इससे बेटर है कि जब हम इस चीज़ को ना समझें, तो उस चीज़ में अगर आप इग्नोरेंस जो है ना, दैट्स बेटर देन हाफ नॉलेज। सो दैट वाज द रीज़न आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट ड्रीम्स, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट। हाँ, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब रजत लाल जी की जर्नी, मतलब कोई ज़्यादा खुशनुमा तो है नहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। एकदम से वो एक हंसते खेलते इंडिविजुअल से एक पैरालिटिक हो जाते हैं। उसके बाद उनको अपनी फैमिली का भी, उनकी तरफ जो रवैया है वो कुछ बदला बदला सा लगता है। तो ये क्राइसिस, ये एक इंडिविजुअल की लाइफ में ये एक डबल क्राइसिस हो गया कि एक तो आप हेल्थ क्राइसिस से जूझ रहे हैं, साथ ही साथ आपको लग रहा है कि आप बोझ बन के बैठे हुए हैं। तो ये क्राइसिस जब आपकी लाइफ में आए,
तो आपके ये जो किरदार हैं ये कैसे इस क्राइसिस से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल, बहुत मुश्किल समय है उनके लिए बिकॉज़ सभी के सभी ये समझ रहे हैं कि यार अब तो इनकी लाइफ़ इज़ ओवर नाउ। हुँ, आई मीन एटलीस्ट वो अपने बिज़नेस को तो नहीं सँभाल सकते, ना ही टाइम दे सकते हैं क्योंकि नाउ ही नीड्स टू गिव हिज़ टाइम टू हिज़ हेल्थ। उनके बेटे, बहुएँ सभी वही सोच रहे हैं कि यार इनको अब आराम करना चाहिए, इनकी आराम का टाइम आ चुका है, इनको रिटायर हो जाना चाहिए, अपना सक्सेसर ढूँढ लेना चाहिए, इनको विल कर देनी चाहिए। सो जो भी उनसे मिलने आ रहा है वो सभी सिर्फ़ और सिर्फ़ यही बात कर रहे हैं, कोई उनसे तबीयत नहीं पूछ रहा। तो आप सोचिए कि यदि एक फ़ादर जो कि बीमार है, उसके पास में सिर्फ़ उनके बच्चे ये पूछने के लिए आएँगे कि यार आप अपनी विल कब लिख रहे हो? हुँ, या फिर आप हम में से किसको सक्सेसर बना रहे हो? हुँ, ऑब्वियसली किसी का भी जो है ना उस टाइम पे मन नहीं करेगा, मन उचाट हो जाएगा इस टाइप के रिलेशनशिप से और वो अंदर जाएँगे, अपने अंदर। हुँ, तो दैट वाज़ द टाइम व्हेन ही रियलाइज़्ड कि दिस इज़ द टाइम टू गेट इनसाइड हिज़ हुँ, ओन सेल्फ। हुँ, क्योंकि ये एक बहुत ही कमाल की बात है कि जब हम रिलेशनशिप्स को सॉर्ट करने चलते हैं ना, तो हमें लगता है कि हर चीज़ हमें बाहर से सॉर्ट करनी है। हुँ, एक्सटर्नल वर्ल्ड में जाते हैं, हम सोचते हैं कि यार इनमें ये प्रॉब्लम ये ठीक हो जाए, इनमें ये प्रॉब्लम ये ठीक हो जाए, ये वाला रिलेशनशिप बेटर हो जाए। एक्चुअली रिलेशनशिप्स को सॉर्टिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका है खुद को सॉर्ट करना। तो जब आप सेल्फ को सॉर्ट करते हैं, नेचुरल तरीके से आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड भी सॉर्ट हो जाता है। हुँ, तो बस उस टाइम पर उनके दिमाग में आया कि यार ऐसा क्या है जो मैंने मिस कर दिया अपनी इस ज़िंदगी में, कि जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्यों ये बच्चे मुझसे प्यार नहीं करते, सिर्फ मेरी दौलत से प्यार करते हैं। तो वो उनकी लाइफ में एक जो क्राइसिस सिचुएशन थी, उस सिचुएशन ने उनको इनवर्ड किया एंड दैट्स द ब्यूटी। यहाँ ना मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है एंड दिस इज़ जिस टाइम पे पांडवास जो हैं वो लोग गए हुए थे जंगल में और वहाँ पे श्री कृष्णा जो हैं वो कुंती के पास गए और उन्होंने पूछा कि वह कुछ मांगो, मैं आज आपके पास आया हूँ और कुछ देना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला मुझे जितनी दुख देने हैं, तकलीफ़ें देनी है दे दो। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कमाल कर रहे हो कि मतलब दुख और तकलीफ़ें माँग रहे हो। तो कहते हैं कान्हा तुम तभी आते हो जब दुख आते हैं। हुँ, जब सुख होते हैं तब तो तुम याद ही नहीं आते। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपको इनवर्ड मूवमेंट है आपकी, वो आपको आपकी डिविनिटी से आपका पहला जो एक इंट्रो है वो करवाती है बिकॉज़ डिविनिटी एक्चुअली आपकी इट्स अ नेचुरल थिंग, यू आर बोर्न विद इट। तो व्हेन यू आर बोर्न विद इट तो आपका जो पहला इंट्रो जब होगा आपके साथ में, तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार मैं क्या था? मैं क्या हूँ? और मैं कैसे जी रहा हूँ? तो बस वही होता है रजत लाल जी के साथ में भी क्योंकि पहला इंट्रोडक्शन उनका उनके खुद के साथ होता है उस 9 मंथ्स के ड्यूरेशन में। हुँ। आपने ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेटाफर लिया 9 मंथ्स का। तो ये जो 9 महीने हैं, दिस इज़ ऑल्सो द टाइम अ बेबी टेक्स टू बी बोर्न। तो क्या यहाँ पे आप एक नए बर्थ का सिम्बलाइज़ कर रहे थे? बिल्कुल, बिल्कुल। 9 मंथ्स इज़ अ लॉन्ग पीरियड बिकॉज़ जब आप बात करते हो मदर के वूम में जब एक बेबी है जो उनका गेस्टेशन पीरियड है, उससे पहले तो आप बाहर ही नहीं आ सकते। तो वो पेशेंस, वो तकलीफ़ और उस चीज़ को झेलना, उल्टे लटके होना और वो डर्टी ब्लड को पीना, ये सारी चीज़ें जो उस टाइम पर आपको करना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है। और जब आप बोलते हो एज़ अ बेबी कि भगवान मुझे बाहर निकाल दो बस, तो जो बाहर भी निकलना है आपने वो भी एक पेन के साथ में निकलना है। तो आपका जो पेन के साथ में रिश्ता है ना, यस। वो आपका किसी भी मदर के वॉम में आते ही बन जाता है। लेकिन हैप्पीनेस, जॉय के साथ में रिश्ता आपको तब मिलता है जब दूसरी बार आप उस पेन को भुगतते हो। तो ये 9 मंथ्स का ट्रांज़िशन पीरियड उनके लिए वही था कि अब उनका उनके ब्लिस के साथ में उनका जो रिलेशनशिप है वो होने वाला था। बट नॉर्मली हम देखते हैं प्रीति जी कि अ, किसी को पसंद नहीं है दुःख तकलीफ़।
तो क्या ये हमारी फ्रेंड्स हैं? बिल्कुल 100%, क्योंकि हमारी लाइफ में क्योस आना यानी भगवान चाह रहे हैं कि हम उनकी तरफ जाएं, क्योंकि ये उनका इशारा है. देयर इज नो एक्सपीरियंस विच इज गिवन टू अस दैट इज नॉट नीडेड फॉर अस. बिल्कुल. हमारी लाइफ का हर एक्सपीरियंस हमको उस पड़ाव पर लेके जाता है कि जिस पड़ाव के लिए हम पैदा हुए हैं और जिस ब्लिस को प्राप्त करने के लिए हम पैदा हुए हैं. तो यदि हम वो ही ना कर पाएं तो फिर इस दुनिया में आने का फ़ायदा क्या है? तो यदि हमें सिर्फ इस दुनिया के हैप्पीनेस को ही अपनी हैप्पीनेस समझना है और जॉय नहीं चाहिए तो दुख तकलीफ़ें नहीं चाहिए. आप बोलिए, फिर कंप्लेन कीजिए, वाई मी, मुझे क्यों मिला. सिंपल सा एक काम करना है, वाई मी फॉर ब्लेसिंग्स. क्योस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप इवॉल्व होना चाहते हैं तो आप तभी इवॉल्व होंगे जब आप खुद उस क्योटिक सिचुएशन से बाहर निकल के आएंगे. एग्जाम्पल लेते हैं आपसे. सपोज एक पियोन ने बोला कि मुझे जो है इस कंपनी का सीईओ बना दो. अगर आप में काबिलियत ही नहीं है तो आप कैसे बनेंगे सीईओ? और यदि आपको काबिलियत चाहिए तो आपको उन सभी पेन्स और तकलीफ़ों को झेलना पड़ेगा, उनसे गुजरना पड़ेगा, उस हीट एंड प्रेशर को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि सोना तो तपे बगैर आप बन नहीं सकते. बिल्कुल. तो रजत लाल जी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि 9 महीने के बाद वो एस्केप कर जाते हैं, मतलब क्या घर बार वो छोड़ के चले जाते हैं. तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या घर में संसार में निर्वाण क्या पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है. एक्चुअली जिस माहौल में वो हैं उस एनवायरनमेंट में उनके लिए उस टाइम पर जीना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनके आसपास के सभी लोग उनसे उनकी विल बनाने के लिए बोल रहे हैं और सभी उनको कह रहे हैं कि भैया आप किसको सक्सेसर बना रहे हो, या फिर आपने किसको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है, या बंटवारा कैसे कर रहे हो ना. वो बहुत परेशान है अपनी इन सिचुएशन से. वहाँ एक स्टोरी में ना एक ट्विस्ट आता है कि जब एक स्वीपरेस, हाँ, मैं स्वीपरेस पे आने वाली थी. जब वो उनको बोलती है, क्योंकि वो उस टाइम पर भगवान का भी नाम ले रहे हैं और साथ में चल भी रहे हैं और प्रॉब्लम्स भी दिमाग में चल रही हैं, सब कुछ एक साथ उनके दिमाग में ना एक प्रॉपर उमड़ घुमड़ चल रही है. और वॉक करते 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 जैसे ही चलते जा रहे हैं तो स्वीपरेस उनको कहती है एक तरफ हो जाओ. ये है उनकी डिवाइन कॉल. क्योंकि एक कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कोई एक सेंटेंस ऐसा आता है कि जो हमारी जिंदगी को बदल देता है. एंड वन मोमेंट इज गुड इनफ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. वो मोमेंट उनकी लाइफ में वो होता है. उस मोमेंट में उनको लगता है कि यार मुझे एक साइड हो जाना चाहिए, या तो मैं यहाँ रहूं या मैं वहाँ रहूं. तो ये उनकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि संसार छोड़कर वो अपने कामों को जो है ना, मतलब संसार छोड़कर ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. बेसिकली उनकी लाइफ में, उनकी स्टोरी में, क्योंकि वो अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर चुके हैं जो मटेरियल वेल्थ वगैरह होता है, अपने उन सारे पड़ाव को वो देख चुके हैं. तो उन सबको देखने के बाद वो रियलाइज़ करते हैं कि अब कुछ और है लाइफ में कि जो मुझे प्राप्त करना है. वो है उनकी स्पिरिचुअल जर्नी. तो वो स्पिरिचुअल जर्नी थोड़ा देरी से शुरू कर रहे हैं, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू द नॉवल हमने उसमें उस तरीके से उसको दर्शाया है कि वो 60 साल की उम्र में घर छोड़ते हैं. लेकिन घर वो उन्होंने इस पर्पस से नहीं छोड़ा कि स्पिरिचुअल जो उन्होंने अपने उनके मन में ये था कि मैं अलग हो जाऊंगा तभी मैं उस चीज़ को प्राप्त कर पाऊंगा. बेसिकली ही वांटेड टू मीट हिमसेल्फ. खुद से मिलना चाह रहे थे जो अपने घर में वो मिल नहीं पा रहे थे. सिर्फ इस वजह से उन्होंने घर छोड़ा. नहीं सोचा आगे क्या होगा, क्या करेंगे ये भी नहीं सोचा. क्लैरिटी नहीं थी, कुछ नहीं था, बस चल पड़े, निकल पड़े, बिल्कुल अंधेरी गुफा की तरह, बिल्कुल आगे कदम दर कदम बढ़ाते हुए. उन्हें खुद नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं. तो ये उनकी लाइफ का एक वो मोड़ है जो हमें ये बताता है, एज अ मेटाफर मैं ये कहूँगी कि जब हमको ये लगता है ना कि यार हमारी लाइफ में बहुत क्योस है, हम कुछ नहीं जानते हमें क्या करना है, सरेंडर. दैट्स द बेस्ट आंसर. क्योंकि जब नहीं पता क्या करना है और जब सिर्फ भगवान जानते हैं कि क्या करना है, तो बस चल पड़िए, निकल पड़िए. नहीं घर छोड़कर नहीं, जहाँ पर हैं वहीं से ही अपने आप को ये सोच के कि यार मुझे किसी
किसी जर्नी पे निकलना है, मुझे मेरी सेल्फ जर्नी पे निकलना है, मुझे मेरी सेल्फ क्वेस्ट पे जाना है। और सरेंडर से बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता उस टाइम पे, क्योंकि पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट टू स्टार्ट योर सेल्फ क्वेस्ट इज सरेंडर। जैसे ही आप सरेंडर करते हैं, ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतय शयोर अभिस्रवन्तु नः। इसका क्या मतलब है? ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतय, यानी कि शम नः, कल्याणकारी परमात्मा है, कल्याणकारी परमात्मा आप ही केवल ऐसे हैं जो मेरी सभी मटेरियल और स्पिरिचुअल इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। शयोर अभिस्रवन्तु नः, मैं आपके आगे समर्पित हूँ। ये समर्पण अपने आप ही आपको आपकी जर्नी की तरफ ले जाता है, क्योंकि परमात्मा को मालूम है कि मेरा बच्चा अब मुझे मांग रहा है, इसको मैं चाहिए हूँ। तो जब वो लेके चलते हैं, आपको खुद नहीं पता होता आप कैसे चल रहे होते हैं। तो बस उनके साथ में भी वही होता है। ऐसा कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है कि आप जो है वो संसार छोड़कर ही इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। संसार में रहकर भी इस चीज़ को प्राप्त किया जा बिल्कुल। सकता है, क्योंकि डिविनिटी इज द वे ऑफ लाइफ। डिविनिटी इज यू। यस। आपकी कहानी में ये मोड़ आया तो मुझे बुद्ध की याद आई कि गौतम बुद्ध भी अंधेरी रात में अपनी बेटर हाफ यशोधरा को छोड़कर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे मेरी कॉलिंग कहीं और है। लेकिन जब वो वापस आते हैं कई साल बाद, तो यशोधरा उनसे एक क्वेश्चन पूछती है कि क्या जो आपने वहाँ पाया, क्या यहाँ पाना संभव नहीं था? तो ये हम इंटीग्रेटेड लिविंग जो होती है, आप सबके बीच में रहकर भी आपके हिसाब से ग्रोथ की उतनी ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या शायद ज़्यादा भी हो सकती हैं, क्योंकि आप सभी के बीच में रह रहे हैं और आप कई तंज भी सह रहे हैं। तो वहाँ पे एक ग्रोथ की और एक्सेप्टेंस की और आई थिंक बहुत ज़बरदस्त पॉसिबिलिटी है। यहाँ सिर्फ यह है, देखिए कि हमारी लाइफ के ना 4 पैरामीटर्स हैं: हेल्थ एंड वेलनेस, यस, लव एंड रिलेशनशिप्स, फुलफिलमेंट और टाइम एंड मनी फ्रीडम। यस। तो जब हम इन 4 पैरामीटर्स की बात करते हैं, तो उसमें एक पैरामीटर आता है लव एंड रिलेशनशिप भी। अब यदि आप मैरिड नहीं हैं, यदि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं घुसना चाहते हैं, तब आप अपना एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट की तरफ चल पड़ते हैं, वो समझ में आता है। लेकिन यदि आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए ले ली है, तो आपका ये आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस रिश्ते को पूरी तरह से निभाएं। क्योंकि अगर आप बिना उस रिश्ते को निभाए सिर्फ और सिर्फ अपनी क्वेस्ट की तरफ निकल पड़ेंगे, तो नेचुरली कहीं ना कहीं आप किसी के साथ इनजस्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि आपने उस रिलेशनशिप को जो है ना वो सम्मान नहीं दिया। यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि पहली बात, यदि आपने उस क्वेस्ट को अपनाना है कि हाँ मुझे स्पिरिचुअल जर्नी में जाना है, तो आपको अपने उस रिश्ते में नहीं घुसना चाहिए। यदि आप उस रिश्ते में घुसे हैं, तो हाँ, गृहस्थ आश्रम के साथ में भी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको और ज़्यादा मौका मिलता है अपने आप को टेस्ट करने का, अपनी ईगोज़ को और ज़्यादा अपने रेगुलेट करने का। मैं कंट्रोल वर्ड यूज़ नहीं करती हूँ, रेगुलेट यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब आप अपनी ईगोज़ को आराम से रेगुलेट कर पाते हैं, तो आपको समझ में आता है कि इतना मुश्किल तो नहीं है ये तय करना कि मेरे फैसलों पे हक सिर्फ मेरा है, क्योंकि फ्री विल भगवान ने हम सबको दी है। तो वो जो चॉइस है हमारे पास में, एक रिलेशनशिप में किस चीज़ को चुनना है, अपने आप को चुनना है या फिर अपनी ईगो को चुनना है, ये जो चॉइस है हमारे पास में, उसको एक्सरसाइज करने का हमारे पास में बहुत ज़बरदस्त मौका होता है। और उसके बाद में जो पीस हमको महसूस होता है, उस पीस का जो है ना कोई पैरामीटर नहीं है आज तक, मतलब कोई हो ही नहीं सकता, बिकॉज यू फील ब्लिस इन रिलेशनशिप्स इटसेल्फ। तो ये चीज़ आराम से संभव है। हाँ, हमारी स्टोरी के उसमें जो है वो मैं आपकी बात समझ गई कि हमारी स्टोरी की अपनी मर्यादा है, उसकी अपनी लिमिट्स होती हैं। तो अब रजत लाल जी ने छोड़ दिया घर बार और वो ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, स्टार्ट्स अ जर्नी। ये अपनी भीतर की भी जर्नी होगी इनकी शायद। और वो पहुंच जाते हैं एक स्टेशन पर और एक साध्वी उनके सामने आती हैं। तो ये साध्वी का आपने इसका चुनाव क्यों किया? क्या ये एक वुमन कैरेक्टर को चुनना
या ऐसे ही था ये? मैं नाम देना चाहती थी इस कैरेक्टर का साक्षी, क्योंकि एज अ विटनेस आप जब अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो आप अपनी जर्नी में आप खुद नहीं होते, एक ऑब्जर्वर्स इफेक्ट जी रहे होते हैं। जब आप उस ऑब्जर्वर्स इफेक्ट से अपनी लाइफ जी रहे होते हैं तो आप एक कैरेक्टर होते हैं। तो यहाँ साक्षी भाव देना बहुत ज़रूरी था। तो साक्षी यहाँ पर बिकॉज एक विमेन का नाम है और उनकी जो जर्नी है उस टाइप से है कि जहाँ पर वो भी अपने आप को उसी जर्नी का हिस्सा मानती हैं कि हाँ मैं भी एक विटनेस हूँ और अपनी लाइफ में एक कैरेक्टर जी रही हूँ। तो यदि मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं ये बुक लिख रही थी तो जेंडर इक्वालिटी के इश्यूज बहुत ज़्यादा मैंने सुने, आज भी हैं, बहुत से लोग बात करते हैं। और कभी भी किसी भी जेंडर के साथ में आप ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को इक्वेट कर ही नहीं सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ किसी जेंडर की मोहताज नहीं है। आप किसी भी जेंडर पे हों, किसी भी जेंडर के हों, आप उस हाइट को नेचुरल तरीके से, नॉर्मल तरीके से अचीव कर सकते हैं। किसी भी हाइट को आप जो है ना प्राप्त कर सकते हैं। जेंडर या कास्ट या क्रीड या रिलीजन, इस सब का ह्यूमन कैपेबिलिटीज से कोई लेना देना है ही नहीं। तो एक ये भी रीज़न था कि एक तरफ एक 60 इयर्स के और दूसरी तरफ एक 30 इयर्स की लड़की जो है, शी इज़ ऑल्सो ऑन द सेम क्वेस्ट। उनका रीज़न कुछ और है, इनका रीज़न कुछ और है। तो ये जो रीज़न्स हैं हर एक की ज़िंदगी के, स्पिरिचुअल जो क्वेस्ट है उस तरफ जाने के, वो सभी के ज़िंदगी के डिफरेंट हो अलग हो सकते हैं, सकते हैं। लेकिन रास्ता डिफरेंट होने के बावजूद मंजिल एक ही है, मंजिल है ब्लिस। तो साक्षी इनको लेकर जाती हैं और वहाँ पर इनकी मुलाकात वहाँ की जो मेन जो माता जी हैं उनसे होती है। उस मुलाकात के बारे में कुछ बताइए। वो मिलवाते हैं उनको गायत्री माँ से। गायत्री क्यों चुना? हाँ तो गायत्री महामंत्र बोला गया है जी। गायत्री मंत्र को, बिकॉज अगर हम गायत्री मंत्र को ध्यान से देखें तो एक ही मंत्र में पहला जो उनका शब्द है गायत्री मंत्र का, वहाँ से लेकर आखिरी शब्द तक आप एक पूरी जर्नी प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप शुरू करते हैं ओम भूर, ओम से शुरू करते हैं तो गॉड को ओम डिपिक्ट करता है उमा, और उसके बाद में भूर भुवः स्वः, हर वर्ड का जो मीनिंग है वो आपको आपके अल्टीमेट सरेंडर की तरफ लेके जाता है, जहाँ आप पूरी तरह से, जब आप लास्ट में बात करते हैं कि मैं अपनी बुद्धि आपको देता हूँ, परमात्मा को देता हूँ, अब यहाँ से मेरी हर चीज़ के लिए मुझे आप गाइड करेंगे। तो महामंत्र में एक तरीके से कंप्लीट सरेंडर है। तो यहाँ गायत्री का जो एक कैरेक्टर लिया गया, इट वाज बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली कि जो गायत्री माँ है वो आपको एक पूरा का पूरा सरेंडर कैसे करना है वो सिखाएंगी। बिकॉज हम लोग जनरली सरेंडर करते हैं तो हाफ सरेंडर करते हैं। हाफ सरेंडर यानी मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, मेरे लिए कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो वो एक कंप्लीट सरेंडर नहीं होता, क्योंकि जब कंप्लीट सरेंडर की बात होती है तो इट्स बेसिकली कि आप लाइफ जी रहे हैं लेकिन ऑब्जर्वर्स इफेक्ट में। ऑब्जर्वर्स इफेक्ट में जैसे एक मूवी चल रही है और मूवी में कुछ कैरेक्टर्स हैं, हमारी ज़िंदगी में भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो सभी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो जब हम उसको रोल प्ले फॉर्म में देखते हैं देन वी आर सरेंडरिंग। अगर हम उस रोल में इतना घुस जाते हैं कि हम उस रोल को खुद ही समझते हैं कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो सरेंडर भाव नहीं है। तो वो हाफ सरेंडर ना हो, फुल सरेंडर कैसे करना है ये गायत्री माँ उन्हें सिखाती हैं। तो उनकी जो पहली मुलाकात है उस मुलाकात में वो उनको कहती हैं कि सबसे पहले तो ड्रॉप योर एज। तो आपके दिमाग में यदि ये है कि आप 60 साल के हैं और मैं कम की हूँ तो आप मुझे क्या बुलाएंगे, तो सबसे पहले अपना जो शरीर है, इस शरीर की जितनी भी पोजेशंस हैं उन सबको ड्रॉप करना है। दूसरे इंस्टेंस में उनको कहती हैं ड्रॉप योर नेम, क्योंकि खाली एज छोड़ने से कुछ नहीं होगा, आपको नाम भी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब आप नाम छोड़ेंगे तब आपको ये एहसास होगा कि आपने अपनी ईगो को छोड़ दिया है। तो इसलिए गायत्री नाम दिया गया है। जी, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या आपके मन में ऐसी कोई
फिगर थी जिसको देखकर आपने गायत्री माँ को क्रिएट किया अपने फिक्शनल वर्ल्ड में? कोई ऐसी स्त्री जिसने आपको इस तरह से प्रभावित किया हो? आ, सच कहूँ तो बहुत ही एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप रहा है मेरा भगवान जी के साथ में। और ऐसा कभी भी मुझे महसूस नहीं हुआ कि किसी फॉर्म में आकर उन्होंने मुझे गाइड किया हो। क्रिएटिविटी कुछ ऐसी चीज़ है, आपसे मेरी पहले भी बात हो रही थी, क्रिएटिविटी आपकी अपनी कभी नहीं हो सकती। इट हैज़ टू फ्लो थ्रू गॉड। ही इज़ द बिगेस्ट क्रिएटर। तो मैं इस किताब के लिए पूरी तरह से सरेंडर में थी। वो जो करवाते गए मैं करती गई। ऐसा कुछ भी नहीं था कि दिमाग के अंदर, मेरे दिमाग में कोई कैरेक्टर हो जिनको सोचकर मैंने इस बुक को लिखा हो, सिवाय जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं, जो कि एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ऑलरेडी हैं, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, बट ही वॉज मेरे लिए एक इंस्पिरेशनल थे कि भाई इनके बेसिस के ऊपर मैं लिख सकती हूँ। सिवाय उनके सारे कैरेक्टर्स, जब ये बुक लिख रही थी मैं, तो उस टाइम पर नेचुरली फ्लो हो रहे थे। मुझे नहीं मालूम कैसे हो रहे थे, क्यों हो रहे थे। जब ये बुक मैंने खुद दोबारा पढ़ी तो मैं भगवान जी से खुद पूछ रही थी कि भगवान जी ये मैंने लिखी है या आपने लिखवाई है। तो इसका मैं आंसर दे ही नहीं सकती जी। गायत्री माँ इनको आश्रम में प्रवेश करते ही इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप करने के लिए कहती हैं। इनसे पूछा जाता है कि आप क्या करने में अच्छे हैं, व्हाट आर यू गुड एट। वो सोच में पड़ जाते हैं और उनको काम दिया जाता है अल्टीमेटली गार्डनिंग का, आई गेस। बिल्कुल। इसका कोई सिग्निफिकेंस है? जी, दरअसल एक ऐसी लाइफ जिन्होंने जी हो कि हर तरफ नौकर चाकर, और उनका काम, उनको सिर्फ बिजनेस में मर्जर करना या फिर एक्विजिशन करना, यही सब आता है और कुछ नहीं आता। जब लाइफ में और कोई मतलब एक बेसिक काम जो होते हैं, बेसिक लाइफ स्किल्स जो होते हैं, वो हम नहीं सीखते, बिकॉज हमको लगता है कि बहुत से लोग हैं जो ये काम सारे कर देंगे और वो बहुत छोटे काम हैं। हाँ। तो वो जो हमारी नज़र में छोटे काम है, भाई ठीक है, खाना बनाने के लिए हमने कुक रख लिया है और बाकी जितने भी हमारे काम हैं उन सब के लिए हमने किसी न किसी नौकर चाकर को रखा हुआ है, तो उसमें हमको अपने हाथों को हिलाने की ज़रूरत क्या है। यहाँ पहली बार रजत लाल जी को एहसास होता है कि आश्रम में लाइफ ऑफ अ सीकर, यदि आप सीकर बनते हैं और आप उस जर्नी पे निकलते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आश्रम में लेनी पड़ेगी। अब यहाँ उनको एहसास होता है कि उनको एक्चुअली कुछ नहीं आता। तो उनको लगता है कि सबसे आसान काम है पौधों को पानी देना, तो वो तो मैं कर लूँगा। तो सिर्फ इस वजह से वो गार्डनिंग का काम लेते हैं कि उनको लगता है कि पौधों को पानी देना सबसे आसान काम है, और कोई इसमें रीज़न नहीं था। धीरे धीरे उनको वो एहसास करवाया जाता है कि पौधों को पानी देना भी आसान काम नहीं है। आपकी इस स्टोरी का जो अंश सुनकर मुझे याद आ रही है विनोद खन्ना जी की। विनोद खन्ना जी ओशो के आश्रम में गार्डनर थे। ओह, सोचिए, इतने बड़े सुपरस्टार, लेकिन आश्रम में वो गार्डनिंग का काम करते थे। गार्डनर पत्ते इकट्ठे करे होते थे, उनका ड्राइवर में दूर से देख रहा होता था कि सर क्या कर रहे हैं। तो आश्रम की लाइफ आपको कई मायने में ये मतलब आपकी ईगो पर भी, आपकी ईगो को टोन डाउन भी करा होगा इसने, रजत लाल जी की। बिल्कुल। तो लेकिन उनको, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि उनको गायत्री माँ ने बाद में बोला कि कैसे पौधे को पानी दिया, तुमने तो बिल्कुल दिल से कुछ काम किया ही नहीं है। तो ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है? बहुत ही प्यारा सीक्वेंस है यहाँ पर। और वो बहुत परेशान होते हैं लाइफ देख कर के, 2 महीने से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जिसके साथ मैं रह रहा हूँ वो मुझसे बात नहीं करता है, इतना साइलेंस माहौल है, मैं क्यों आया हूँ। बहुत परेशान होते हैं उस टाइम पे कि 2 महीने हो गए मुझे, ना तो गायत्री माँ मुझे टाइम दे रही हैं, ना मेरी जर्नी आगे बढ़ रही है, और मैं यहाँ पर जो है ना सुबह शाम बैठ के पौधों को पानी दे रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो ही इज़ वेरी वेरी टेंस्ड, बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि इससे बेटर मैं वहीं पे रह लेता या कुछ है। तो क्योंकि जब आप उस जर्नी में हो तो आपको बार बार वो फीलिंग आएगी कि पास्ट के एक्सपीरियंसेस याद आएंगे, तो उनको उनका जो वो एक इल्यूजन है, माया है, वो नेचुरली ल्योर कर रही थी। ऐसे में गायत्री माँ उनको आवाज़ लगाते हुए बोलती हैं कि यहाँ आओ और बताओ पौधों को पानी तुमने जो है ना ठीक से क्यों नहीं दिया।
तो यहाँ वो बोलते हैं कि यार मैं तो रोज़ टाइम पे पानी देता हूँ, सुबह उठता हूँ 7 से 8 का मेरा टाइम है, शाम को मेरा इतने बजे का टाइम है, मैं उतने पे करता हूँ। तो गायत्री माँ उनसे बोलती हैं कि वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि ये टाइम बाउंड है, यदि आप इन चीज़ों को टाइम के हिसाब से कर रहे हो, इसका मतलब आप उनको दिल से नहीं कर रहे हैं। आपको सिर्फ ये इसलिए करना है क्योंकि आपको कहा गया है। यदि किसी भी काम में आप जॉय, हैप्पीनेस, हार्मनी, पीस फील नहीं कर रहे, तो वो काम काम नहीं है, वो आपके लिए बर्डन है। यदि आपको काम को एफर्टलेस बनाना है, तो आपको उस काम में जॉय, पीस, हार्मनी, ये सब चीज़ों को लेके आना पड़ेगा। और वो कहाँ से आएगी? वो आपके दिल से आएंगी। तो यदि आप ये चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आपकी जर्नी कैसे आगे बढ़ेगी? क्योंकि किसी भी काम के प्रति यदि आपका रवैया ये रहेगा, तो फिर आप अपनी जर्नी में किसी भी चीज़ को उसी दृष्टि से देखेंगे कि मुझे तो सिर्फ इसको खाना पूर्ति करना है और कुछ नहीं करना है। तो आप जब एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट में चलते हैं या घुसते हैं, इस जर्नी में घुसते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके हर काम में आपको जॉय, पीस, हार्मनी फील हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर एक बड़ा ही प्यारा वो एग्जाम्पल लेती हैं कि यदि आप अपने स्पेशल क्लाइंट्स को के साथ में डीलिंग करते हैं एज अ बिजनेसमैन, तो क्या उनको इस तरीके से डील करते हैं? यहाँ वो समझ जाते हैं कि गड़बड़ मेरी तरफ से थी। जी। तो इसके बाद और आगे कहानी बढ़ती है। कई साल बीत गए हैं। कितने साल बीत जाते हैं इनको अलग रहते हुए? 10 साल। 10 साल का समय कितना लंबा समय है। और परिवार तो अब तक मेरे ख्याल से इनकी खोजबीन करना इन्होंने बंद ही कर दिया होगा। कोशिश करी होगी इनिशियली। परिवार का इस टाइम पे जो है केस चल रहा है और वो अपने केस में उलझे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर इस चीज़ के ऊपर लड़ाई चल रही है तीनों भाई बहन में कि सक्सेसर कौन बनेगा, कि विल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। और परिवार अपनी खोजबीन पूरी जारी रखते हैं, सब लोगों को बताते हैं, मगर यहाँ रजत लाल का जो है ना पूरा वेशभूषा उनका रहने का, बोलने का, सुनने का, हर तरीके का ढंग बदल चुका है। वो ही इज़ अ बाल्ड मैन नाउ। तो उनके चेहरे पे एक बहुत ही प्यारा आकर्षण आ चुका है 10 साल के बाद में। उनका नाम जो कि वो बदल चुके हैं, जिस नाम को वो पीछे त्याग चुके हैं, और उसकी भी एक स्टोरी इसके अंदर बताई गई है, किस तरीके से उन्होंने अपना नाम त्यागा। तो वो सब जब कर चुके हैं तो उनका नाम पड़ चुका है सत्यात्मा। और सत्यात्मा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी उस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। अभी भी उन्होंने भगवान को, यदि मैं बोलूं कि भगवान के जो 1 to 1 कनेक्शन, वो जो ट्रस्ट है, अभी तक वो हुआ नहीं है, मगर स्टिल ही इज़ इन दैट जर्नी। 8 साल तक नहीं हुआ है, ही इज़ इन दैट जर्नी। वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी इस जर्नी को, एंड ही इज़ वेटिंग, क्रेविंग या यर्निंग फॉर दैट लव, कि एक बार जो है ना वो हो, किस तरीके से जो है ना भगवान के दर्शन हो सकते हैं। वो उस जर्नी पे चल रहे हैं। तो 8 साल बीत जाते हैं और अब इनका नाम पड़ जाता है भगत जी, क्योंकि इनकी जो ख्याति है वो दूर दूर तक फैल जाती है कि जब ये बात करते हैं तो बहुत ही लोगों को बहुत मज़ा आता है। लोग जो हैं वो बिल्कुल खो जाते हैं इनकी बातों में। तो भगत जी भजन गाना शुरू कर देते हैं कि जब भी हो, मतलब मैं उस नशे में हूँ कि जिस नशे का जो है ना कोई तोड़ ही नहीं है। तो इस तरीके के जो उनके भजन हैं वो बहुत फेमस होना शुरू हो जाते हैं धीरे 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 धीरे। हाँ, परिवार को नहीं पता, क्योंकि परिवार के कभी वहमो गुमान में भी नहीं है कि वो एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट पर निकले हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कभी वैसी जर्नी जी ही नहीं। तो उनकी लाइफ हमेशा से ही आसपास में मीडिया लोगों से भरी रही है, तो उनके दिमाग में भी नहीं है कि वो यहाँ पर भी हो सकता। लेकिन कहानी आगे बढ़ती है और एक इंस्पेक्टर आते हैं और इंस्पेक्टर जानते हैं समहाउ यही है वो बिजनेसमैन। तो उसके बारे में कुछ बताइए। अब यहाँ ये 10 साल जब पूरे हो जाते हैं और गायत्री माँ जो हैं जब वो ये कहती हैं कि ठीक है, लेट दी फेटर्स ओपन, आज सब तुम्हें मिल जाएगा। तो एक चैप्टर है इसमें, द कॉस्मिक फ्लाइट।
उस कॉस्मिक फ्लाइट में जो भगवान के दर्शन का जो पूरा उनको एक एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस के तुरंत बाद वो जो है गायत्री माँ के पास जाते हैं और गायत्री माँ उनसे बोलती है कि समय आ गया है गुरु दक्षिणा का। तो वो उनसे पूछते हैं कि गुरु दक्षिणा क्या, मैं क्या दे सकता हूँ? तो वो कहते हैं कि जैसे तुम्हारे परमात्मा के साथ में एक रोमांटिक रिलेशनशिप है, क्या आप लोगों को उस टाइप से उनकी डिवाइन कॉल दे सकते हो? उनकी कॉलिंग क्या है वो दे सकते हो सकता है तुम्हारी बातों से किसी को भी एक उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशनल मूवमेंट आ जाए। तो वो मेरे यही गुरु दक्षिणा रहेगी कि आप बाहर जाएं और संसार में इन इनसाइट्स को बांटें, क्योंकि यू आर द चोजन सोल। वो आश्रम से बाहर जाते हैं, किसी और शहर में हैं और वहाँ पर वो इसी तरीके से जो है ना एक पेड़ के नीचे अपने ध्यान मग्न होते हैं और वहाँ पर ले रहे होते हैं अपना जो एक स्पिरिचुअल उनका क्वेस्ट चल रहा होता है और बहुत से जो लोग हैं उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, डाउट्स पूछ रहे होते हैं कि अच्छा कैसे, और वो सारी चीज़ों का आंसर कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर ये इंस्पेक्टर आते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से अरसे से खोजबीन तो चल ही रही होती है। तो ये इंस्पेक्टर समझ जाते हैं कि ये रजत लाल हैं और वो उनसे बोलते हैं कि आपको मेरे साथ चलना होगा। तो रजत लाल जी को की मुलाकात, जो भगत जी हैं उनकी मुलाकात एक इंस्पेक्टर से होती है। इंस्पेक्टर उनको लेकर जाना चाहते हैं पूछताछ के लिए। क्या पूछताछ थी वो? क्योंकि मुझे आपका ये पूरा चैप्टर पूछताछ पर ही सेंटर्ड है। दरअसल एक मटेरियल वर्ल्ड में जब आप होते हैं तो आपकी जो सोच का दायरा है वो दायरा सिर्फ उस लेवल तक होता है कि जहाँ पर आप एक इंसान को एक इंसान के रूप में देख रहे हैं। जो एक स्पिरिचुअल दायरा है वो एक्सपैंड हो जाता है और वो उस एक्सपेंशन में हर इंसान को स्वयं का स्वरूप देखते हैं। तो जब आप खुद का स्वरूप किसी और में देखते हैं तो यहाँ पर रजत लाल समझ जाते हैं कि इंस्पेक्टर उनको क्यों लेके जाना चाहते हैं। तो वहाँ जाकर जिस टाइम पे इंटेरोगेशन यानी कि ये जो पूछताछ का एक सिलसिला चालू होता है, तो यहाँ पर वो जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ एक तरफ से नहीं आ रहे हैं, अब वो क्वेश्चंस दोनों तरफ से आना शुरू होते हैं। जब वो दोनों तरफ से क्वेश्चंस आना शुरू होते हैं तो जो इंस्पेक्टर रहमान खान हैं उनका जो देखने का नज़रिया है वो बदलना शुरू होता है, उनका चीज़ों को समझने का नज़रिया बदलना शुरू होता है। क्योंकि जब आप एक स्पिरिचुअल अलाइंड इंसान से बात करते हैं तो उसका चीज़ों को देखने का एक पर्सपेक्टिव टोटली डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर जब रजत लाल जी बात कर रहे होते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि आप जो भी आप काम कर रहे हैं या जैसे भी आप काम कर रहे हैं उन सब का कॉज क्या है, कॉज क्या है, आपकी बॉडी का कॉज क्या है, आप इस बॉडी में क्यों आए हैं, क्या कॉज है। तो जब वो अपने कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप पे जाना शुरू करते हैं तो वो जो एक क्वेस्ट बनता है, तो वहाँ पर जो उनकी जर्नी है यानी कि जो इंस्पेक्टर की जर्नी है एट दिस पॉइंट इन टाइम, वो उनकी एक रात जो कि एक इंटेरोगेशन की रात है वो उनके लिए एनलाइटनमेंट की रात बन जाती है, इल्यूमिनेशन की रात बन जाती है। बिकॉज उनको बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि हम कैसे स्पिरिचुअलिटी के साथ में इस संसार में रहकर सारे काम कर सकते हैं। और वो उनको बोलते हैं कि यार स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो आपका अपना स्वरूप है, यू आर दी स्पिरिट। और जब आप खुद एक स्पिरिट हैं और जब आप उस चीज़ को एज अ विटनेस काम कर रहे हैं तो आप कभी उस चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे, जितने भी आपकी जो इल्यूजन्स हैं उनमें इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे। आपके जितने भी दुख तकलीफ़ें हैं सो कॉल्ड यानी कि एक्सपेक्टेशंस के कारण जो आपको दुख हो रहे हैं, लोगों को नॉन एक्सेप्टेंस के कारण दुख हो रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी को नहीं एक्सेप्ट करते तो हमें गुस्सा आता है, जब हम किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते तो हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, जब हम बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे होते तो हमको जेलसी होती है। तो ये सारे बिहेवियर्स इतने ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं। तो वो उनको बताते हैं कि देखो स्पिरिचुअलिटी आपको इन सब इमोशन से परे करती है। वो आपको ये बताती है कि आपके इमोशंस को आप रेगुलेट कैसे कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो, और फिर आप ये देखते हो कि वाओ इट्स अ गेम ऑफ लाइफ। और जब आप ये खेल खेलते हो और इस खेल को एक प्रोड्यूसर की तरह, एक डायरेक्टर की तरह खेलते हो तो कितना मज़ा आता है। जब आप एक कैरेक्टर की तरह खेलते हो
तब भी आपको लगता है कि मैं इसमें से बाहर आ जाऊंगा। लेकिन जब आप एक डायरेक्टर की तरह खेलते हो तो आपको पता है कि आप उसमें से बाहर आ जाएंगे। बस ये फ़र्क है। तो स्पिरिचुअलिटी इज़ द वे ऑफ लाइफ, डिविनिटी इज़ योर ओन सेल्फ। तो ये आपका चीज़ें सच्चा स्वरूप बिल्कुल बिल्कुल ये डिविनिटी ही है। एब्सोल्युटली। इसके साथ साथ हम उस मौके पर बढ़ते हैं जहाँ पर कि रजत लाल जी कोर्ट रूम में पहुँचते हैं। वो बड़ा ड्रामेटिक सीन है, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल। अब यहाँ पर जो है इंस्पेक्टर रहमान खान उनको बताते हैं कि हमारा जो आपके बच्चों का इस फलाना फलाना कोर्ट में जो है केस चल रहा है, तो आप बताइए कैसे करना है, क्या करना है या कुछ है। तो वो कहते हैं कि मैं अपनी विल लिख दूंगा। बिकॉज इतने सालों में उनको ये समझ में आ चुका होता है कि मेरे मटेरियल पोजेशंस सिर्फ ट्रांसफर ऑफ हैंड्स है। जो मैं साथ लेके जाने वाला हूँ वो ये वेल्थ है जो मुझसे ना कोई छीन सकता है, ना मैं किसी को दे सकता हूँ। मैं किसी को बांट ज़रूर सकता हूँ, बांटने से बढ़ेगी, ये ऐसी वेल्थ है। तो जब वो अपनी उस स्पिरिचुअल वेल्थ के साथ में कोर्ट रूम में दाखिल होते हैं तो सभी के सभी चेहरे उनको देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक इतना रेडिएंट चेहरा कि जहाँ देखते ही किसी की भी नज़र नहीं हटती। सभी के सभी उस ऑरा में, उस वाइब्रेशन में होते हैं कि सभी उनसे पूछना चाहते हैं कि कैसे आपने जो है ना इस स्पिरिचुअल वेल्थ को अपना बनाया जो आपसे कोई ले ही नहीं सकता, छीन ही नहीं सकता। तो बस वही है, वो कोर्ट रूम में जिस टाइम पे घुसते हैं तो जज भी हैरान होते हैं। एंड देन ही सबको अपना जो विल है वो देते हैं और वो चाहते हैं कि सभी चीज़ें जो हैं आराम से सॉर्ट हो जाएं, कोई ऐसी परेशानी ना रहे। तो क्योंकि उनकी जर्नी अब उनको समझ में आ चुकी है कि वो सिर्फ हाथों का हस्तांतरण करना है और कुछ नहीं करना। जी, ये बहुत ये समझ, ये प्रज्ञा कि जिसको आप इतनी कस के पकड़ के बैठे हो, ये शरीर, ये पोजेशंस, पैसा, गाड़ियाँ, घर, ये कब चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो इकट्ठा करें जो आपके साथ जाएगा, और वो है स्पिरिचुअल वेल्थ। यस, हमारे अपने सुकर्म, सत्कर्म। जी, जाते जाते प्रीति जी, आप क्योंकि आप काफ़ी लिखती हैं, आपने बताया कि आप सुबह 4:30 बजे से ही आपका कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। हम आपसे कुछ बुक रिकमेंडेशंस जानना चाहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए कि कौन सी वो किताबें थी जिन्होंने आपके ऊपर एक बहुत इम्पैक्ट छोड़ा। हमारे व्यूअर्स को कुछ किताबें रिकमेंड कीजिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय परमहंस योगानंदा। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। जी, उस बुक ने शायद मेरी ज़िंदगी बदल दी। बिकॉज जो हालात थे उनमें मेरे पास में और किसी चीज़ का साथ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक किताब का साथ था और वो ये बुक थी। ये बुक जब मैंने पढ़ी और इसको बहुत ध्यान से समझा तब रियलाइज़ हुआ कि यार कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए अपनी क्वेस्ट में जाना, खुद के अंदर घुसना, खुद को सरेंडर करना कितना ज़रूरी है। हर चीज़ को बहुत बारीकी से इस बुक में बताया गया है। तो ये तो पहली बुक है जिसको मैं रेकमेंड करूँगी हर हाल में। और बाकी और हैं, काफ़ी सारी बुक्स हैं। तो मेरी बुक्स तो जो हैं वो स्पिरिचुअल जर्नी की महात्मा आनंद स्वामी जी की रही हैं, जो आर्य समाज की बुक्स रही हैं बहुत पहले की, जो मैं बचपन में पढ़ा करती थी। शायद सारी स्टोरीज़ वहीं से ली हैं जो दिमाग में हैं, सबकॉन्शियस माइंड में हैं, जो अपने आप निकल के आ जाती हैं बाहर। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको बताऊंगी एक है बुक ब्रेन पावर। तो इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, बहुत ही प्यारी किताब है। तो अपनी दिनचर्या में 20 मिनट्स भी अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं किसी भी किताब को और एक समयबद्धता के साथ में करते हैं कि ये मेरा सुबह का टाइम है जो मेरा रीडिंग का टाइम है, तो बहुत आसानी से 1 महीने या मैक्सिमम 1.5 महीने में आप एक छोटी सी बुक आराम से ख़त्म कर लेंगे। और जब आप उन बुक्स को पढ़ते हैं तो आप एक्चुअली एक किताब नहीं पढ़ रहे होते, आप एक इंसान पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उस इंसान की पूरा जीवन के जितने एक्सपीरियंसेस हैं वो उस इंसान ने उस बुक में डाले हुए होते हैं। तो जब आप उस चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं,
तो आप उसकी जर्नी को समझते हैं। ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल होती हैं आपकी अपनी लाइफ जर्नी के लिए। तो ये मेरी रिकमेंडेशंस हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी एंड ब्रेन पावर ऑफ सबकॉन्शियस ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड। तो प्रीति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को हम सभी के साथ साझा किया, जो आप अपनी किताबों के माध्यम से भी सभी दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये थी हमारी बातचीत डॉक्टर प्रीति बत्रा के साथ। आज की इस बातचीत में डॉक्टर प्रीति ने हमारे साथ कई आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट साझा किए। समर्पण भाव, क्या है समर्पण भाव में जीना, किस तरह से हमारा जीवन सुखमय बन सकता है, साथ ही साथ संसार में निर्वाण, किस तरह से हम अपनी ड्यूटीज का पालन करते करते, सभी काम करते करते निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये एपिसोड टीवी पर देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।